218 खोल लीजिए। चलिए बेटा, तो शुरुआत करते हैं। आज मैं खत्म करा दूंगी इस टॉपिक को। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम आज पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी फिजिक्स की, उसमें हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को कंप्लीट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर से, तो उसको क्या कर देती है, वो हीट अप कर देती है। और इसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, यही जो एक लॉ है, दिस लॉ इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। आप पूरे इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ दो लॉज पढ़ेंगे, एक लॉ है हमारा ओम्स लॉ और सेकेंड लॉ है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, किस तरीके से हम मतलब जूल्स लॉ किस तरीके से डे टू डे एवरी लाइफ में किस तरह से यूज होता है। द जनरेशन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर, मैं पढ़ रही हूँ, द जनरेशन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर इज इनवाइटेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज द रीजन, इन्होंने कहा जनरेशन ऑफ हीट मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्यों गर्म हो जाता है, इसका जो पूरा का पूरा अगर कारण है तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कह सकते हैं द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में जो रेजिस्टेंस है, या जो आप कह सकते हैं रेजिस्टिव फोर्स है, जिसके वजह से जो आपका अप्लायंस है वो गर्म हो जाता है। In many cases, it is undesirable as it convert useful electrical energy into heat energy. कई जगह तो ये चीज अनडिजायरेबल है, हम नहीं चाहते कि हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गर्म हो। In electrical circuit, the unavoidable heating can increase the temperature of the component and alter their properties. और कई जगह तो क्या होता है, due to the increase in the temperature of an electrical appliance, उसकी जो physical properties होती है वो भी alter मतलब change हो जाती है। However, heating effect of an electric current has many useful application. पर कहते हैं ना, हर चीज में कमी ना ढूंढे, उस चीज के हम पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखें, कि हम ये ना सोचें कि हमारा अप्लायंस गर्म हो रहा है, पर कई जगह हम इस पूरे एप्लीकेशन को एक तरीके से हम इस पूरे एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं इन ऑर्डर टू हीट अप अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर हो गए, टोस्टर्स हो गए, गीजर्स हो गए, ओवंस हो गए, या माइक्रोवेव्स हो गए, इन सब में हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है, द इलेक्ट्रिकल लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिकल टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड द इलेक्ट्रिक हीटर आर सम ऑफ द फेमिलियर डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे ये सारी चीजें काम करती हैं। द इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। इलेक्ट्रिकल हीटिंग, हीट के वजह से आप देखते हैं जो आपके ब्लोअर्स होते हैं या जो आपके रूम हीटर्स होते हैं, उसकी जो कॉइल होती है जब हीट अप हो जाती है तो वो ग्लो करती है। तो कई जगह हीट होने के बाद चीज ग्लो भी करती है। द सेम फिनोमिना इज ऑल्सो यूज्ड इन द केस ऑफ बल्ब्स। जो बल्ब्स होते हैं उनके अंदर जो फिलामेंट लगे होते हैं बेटा, जब वो फिलामेंट गर्म हो जाते हैं तो वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि हीट जो है, जो हीट हम कर रहे हैं उससे आपका अप्लायंस गर्म होने के बाद क्या रेडिएट कर रहा है, आपकी लाइट रेडिएट। Here the filament must retain as much of the heat generated as is the possible so that it gets very hot and emits light. It must not melt at such high temperature. तो बेसिकली आपने अभी आप पढ़ेंगे कि हम बल्ब के अंदर कौन सा मतलब एक तरह से एलिमेंट यूज करते हैं। अगर आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी तो जिस भी मेटल से या जिस भी एलिमेंट से आप कह सकते हैं आपका फिलामेंट बना होगा तो वो तो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो आपका बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हम एलिमेंट यूज करते हैं उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बेसिकली बल्ब्स के अंदर वी विल यूज विच एलिमेंट, टंगस्टन। ठीक है, अभी आप सब पढ़ेंगे। ठीक है, हियर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज इज द हाइट। क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी जो बल्ब होता है उसका जो केस होता है वो ग्लास से बना होता है, इंसुलेटेड होता है। ठीक है, जो अंदर की गर्मी होती है वो बाहर नहीं जा पाती, और जिसके वजह से आपका जो फिलामेंट है बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जिसके वजह से आप देखते हैं जैसे आप बल्ब का जैसे ऑन करते हैं आप स्विच को, एकदम से बल्ब क्या होता है, स्टार्ट एमिटिंग द लाइट। ठीक है, एकदम एज सून वो बहुत ही कुछ सेकंड्स में गर्म हो जाता है, इट स्टार्ट्स एमिटिंग द लाइट, बट स्टिल इट डजंट मेल्ट। तो यहाँ पे लिखा है, अंडरलाइन कर लें। इफ यू हैव पेन प्लीज अंडरलाइन, इफ यू हैव ए हाईलाइटर प्लीज हाईलाइट इट। यहाँ पे लिखे अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 3380। अगर आपकी एनसीईआरटी में कोई चीज दे रखी है
तो उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो याद रखना है टंगस्टन का MP मींस मेल्टिंग पॉइंट है 3380। आप याद रखिए टंगस्टन एक इंसान, एक बंदा है जिसकी गाड़ी का नंबर है 3380। जैसे सबकी गाड़ियों का नंबर होता है ना, आपको अपनी गाड़ी का नंबर याद होगा, नहीं याद है तो पापा को तो जरूर होगा याद। तो उसकी गाड़ी का नंबर है 3380, याद रखना है 3380। स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो याद रखना है टंगस्टन की गाड़ी का नंबर क्या है 3380, जो कि जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इज यूज फॉर मेकिंग द बल्ब फिलामेंट। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग द इंसुलेटिंग सपोर्ट। तो यहाँ पे इंसुलेटिंग सपोर्ट हम जो यूज करते हैं वो होता है हमारा ग्लास कवर, ग्लास उसके ऊपर होता है। द बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विद, और आप देखते हैं जो ग्लास कवर होता है उसके अंदर भी फिलामेंट और ग्लास के बीच का जो स्पेस होता है इट इज गैस नोन एज, कौन सी गैस होती है भाई, किसी को पता है? किसी को पता है कौन सी गैस फिल्ड होती है आपके जो बल्ब्स होते हैं? आर्गन। बहुत बढ़िया, आर्गन है, बहुत बढ़िया। द बल्ब आर यूजली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस। आप अपने टायर्स में भी आजकल इनएक्टिव गैस नाइट्रोजन को फिल कराना शुरू कर दिया है। एंड आर्गन गैसेज टू प्रोलोंग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। अगर आप एयर फिल कर देंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिससे उसकी जो लाइफ है बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए व्हाट यू हैव टू यूज द inactive gas called nitrogen, or you can also use the argon which is present in the air in a very small percentage, ठीक है। तो ये हो गया। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट। जितनी भी पावर आपकी यूज करता है फिलामेंट वो अधिकतर किस में कन्वर्ट होती है? आपकी कन्वर्ट होती है विच हीट एनर्जी में। बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द लाइट रेडिएटेड फॉर्म। मतलब जो बल्ब को पावर मिल रही है, जैसे मान लीजिए सपोज देखिए अगर आपके बल्ब के ऊपर लिखा है 100 वॉट या आपके बल्ब पे लिखा है 60 वॉट, तो वो जो पावर है और उस पावर का आप लगा लीजिए मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है वो हीट में कन्वर्ट होता है और उसका मिनिमम परसेंटेज जो होता है वो सिर्फ लाइट में कन्वर्ट होता है। इसलिए आप देखते हैं बहुत ही कम समय में जो आपका बल्ब होता है वो हीटअप हो जाता है। और ये जो सारा फिनोमिना, दिस ऑल फिनोमिना इज बेस्ड ऑन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया फर्स्ट पैराग्राफ? क्लियर है सबको? चलें आगे इसके नीचे। अनदर कॉमन एप्लीकेशन, ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमने जो यूज करी है इन ऑर्डर टू हीट अप द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन। और इसमें सबसे मेन टॉपिक जो उन्होंने उठाया वो उठाया इलेक्ट्रिक बल्ब का। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर उन्होंने पूरा समझाया कि फिलामेंट किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो भी आपको समझाया, और साथ के साथ ये भी समझाया कि टंगस्टन के जो आपका बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी इनएक्टिव गैस आप फिल करते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब आता है पार्ट 2 पे। अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग लॉ इज द फ्यूज। अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा जो आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन वो पढ़ेंगे फ्यूज के बारे में। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे आप फ्यूज के बारे में। यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपने कई बार देखा होगा हमारे घर में आज यूज होती है एमसीबी। से कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे आप अपने गांव वगैरह में जहाँ पे एमसीबीज नहीं लगे, जहाँ पे पुराने ही इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हुए हैं, वहां पे फ्यूज होते हैं व्हाइट कलर के, पोर्सिलेन के फ्यूज होते हैं, बड़े बड़े से फ्यूज उड़ गया, ठीक है, उसको निकाल के उसको रिप्लेस किया जाता है। तो यहाँ पे उस फ्यूज की बात हो रही है। अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या होता है, अब यहाँ पे आप डालेंगे इट प्रोटेक्ट्स, ये फंक्शन ऑफ फ्यूज है। यहाँ पे एक पेंसिल से डाल लीजिए फंक्शन ऑफ फ्यूज, यहाँ पे डाल लीजिए इट प्रोटेक्ट्स। इट प्रोटेक्ट्स के आगे या ऊपर नीचे जहां पे भी आपको जगह मिले तो यहाँ पे डाल लो, जहां पे यहाँ पे ये शुरू हो रहा है ना, ठीक है। तो जहां पे लिखा है ना इट प्रोटेक्ट्स, वहां पे आप ऊपर डाल लो ये क्या है, फंक्शन ऑफ फ्यूज, फंक्शन ऑफ फ्यूज। और जो सेकंड एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फ्यूज के बारे में। और ये एप्लीकेशंस किसकी पढ़ रहे हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की। टुडे व्हाट वी आर स्टडिंग एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। पहली एप्लीकेशन आपने पढ़ ली, अब दूसरी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो फ्यूज का फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट सर्किट, अंडरलाइन करें, इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एन अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा करंट का जो एम्पियर होता है या करंट बहुत ज्यादा तेज बढ़ जाता है, जिसके वजह से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फूंक सकता है, उसको सेव करता है एक फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक तरीके से मेन सप्लाई और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बीच का एक पार्ट होता है। अब क्या होता है, सीधा जो जब अनड्यूली हाई जो इलेक्ट्रिकल, जैसे मान लीजिए यहाँ पीछे से बहुत ज्यादा हाई करंट आ रहा है फ्रॉम द मेन सोर्स एंड हाई करंट, ठीक है। अब यहाँ पे लगा है बीच में फ्यूज और यह आपका है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो होगा क्या, अब इस फ्यूज के वजह से इस फ्यूज के अंदर जो वायर लगा हुआ वो मेल्ट हो जाएगा और जो कनेक्शन है, जो करंट है, करंट का जो पाथ है वो ब्रेक हो जाएगा। पाथ ऑफ करंट ब्रेक्स या ब्रेक्स डाउन, और जिसके वजह से आपका जो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो सेफ हो जाएगा। इट्स गेट सेफ। क्या हो जाएगा, इट्स गेट्स सेफ। ठीक है, किससे सेफ हो जाएगा, सेफ बाय हाई करंट। तो यहाँ पे तो यहाँ लिखा था फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। देखो सीरीज में लग रहा है ना, आप खुद देखो, ये फ्यूज मेन सोर्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एक ही सीध में लग रहे हैं, तो ये सीरीज में लगा हुआ है। ये लिखा है इट कंसिस्ट, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे डालिए इट कंसिस्ट के ऊपर पेंसिल से डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूज। क्या डालेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूज। यहाँ पे डालिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूज। आपको समझ में आ रही है मेरी बात, में क्या करा रही हूं, समझ में आ रही है सबको, समझ में आ रहा है मैं क्या करा रही हूँ? तो मैं आपको ये बोल रही हूँ बेटा, यहाँ पे आपको लिखा होगा इट कंसिस्ट, समझ में आ रहा है? तो इस इट कंसिस्ट के ऊपर कहीं पे भी जगह दिखाई दे तो वहां पे लिखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूज। ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूज है, ये फंक्शन ऑफ फ्यूज था इट प्रोटेक्ट्स वाला। यहाँ पे फंक्शन ऑफ फ्यूज समझाया गया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूज समझाया गया है। ठीक है, चलिए। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ ए मेटल और एन अलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो तार यूज होता है वो तार किसका यूज होता है, इनमें से किसी भी एक मेटल का यूज हो सकता है या इनसे बने हुए किसी भी एक अलॉय का यूज हो सकता है। तो मेटल्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं बेटा, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर, आयरन, लेड, ठीक है, जिसका एप्रोप्रिएट सही एप्रोप्रिएट मतलब सही मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ना ज्यादा कम ना ज्यादा। ठीक है, अब लिखा है इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेज, दिस मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट। अब मान लीजिए, सपोज करिए, हर एक फ्यूज की अपनी एक लिमिट होती है। अब मान लीजिए जो फ्यूज है, बेसिकली जो फ्यूज होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है द फ्यूज यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड। जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो फ्यूज यूज होते हैं वो कितने एम्पियर के हो सकते हैं, ये डोमेस्टिक फ्यूज है जो आप घर में यूज करते हैं, घर के लिए जो आप यूज करते हैं फ्यूज, वो कौन कौन से एम्पियर के हो सकते हैं बेटा, 1 एम्पियर का, ठीक है, 1 का हो सकता है, 2 का, 3 का, 5 का और 10 का। 1, 2, 3, 5 और 10 इतने एम्पियर्स के फ्यूज यूज होते हैं डोमेस्टिक वायरिंग में। ठीक है, अब मान लीजिए, सपोज करिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो फ्यूज लगा रखा है वो लगा रखा है मैंने 3 एम्पियर का। मान लीजिए ये जो फ्यूज है वो 3 एम्पियर का है। अब पीछे से जो करंट आ रहा है, पीछे से करंट आ रहा है 5 एम्पियर का। जैसे ही 5 एम्पियर का करंट इसमें एंटर करेगा, जो इसका तार है, जो ये वायर है जो इसके बीच में लगा हुआ है, मान लीजिए ये वायर कॉपर का है, ये वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये वायर हो जाएगा मेल्ट मतलब पिघल जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जिसके वजह से, जैसे होता है ना एक पुल, एक ब्रिज है ये, अगर ये ब्रिज टूट गया तो क्या यहाँ से करंट यहाँ पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना। तो कहते हैं, वो होता है ना, ये राजा बैठा है और ये इसकी क्या है, ये इसके सैनिक है और ये आ रहा है यहाँ से खली बली युद्ध करने।
तो ये क्या करेगा, उसको मार नहीं पाएगा, पहले ही ये मर जाएंगे सारे और ये बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो कैसे बचा ये, जो फ्यूज का वायर था वो मेल्ट हो गया। अगर वो मेल्ट नहीं होगा, मान लो, अब देखो हम भी बहुत महान ग्रेट हैं। अब मान लीजिए, सपोज करिए हमने यहाँ पे लगा दिया 10 एम्पियर का, नहीं 5 एम्पियर का लगा दिया मान लो। ठीक है, अब हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो काम करता है ओनली 2 एम्पियर पे। ठीक है, अब मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो 5 एम्पियर का करंट आराम से फ्लो कर जाएगा, क्योंकि 5 एम्पियर का फ्यूज है, आराम से यहां तक पहुंच जाएगा। और इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की क्या हालत होगी बताइए, क्या ये मर जाएगा या जीवित रहेगा? और इसकी जो रेंज है वो 2 एम्पियर है, बताइए ये शहीद हो जाएगा या ये सुरक्षित रहेगा? आपके अनुसार क्या होना चाहिए? भाई फ्यूज मैंने लगाया, खराब हो जाएगा बिल्कुल। देखो बेटा, खुद सोचो भाई, मैंने यहाँ से पीछे मेन सोर्स से जो करंट आ रहा है वो 5 एम्पियर का आ रहा है, फ्यूज में मैंने 5 एम्पियर का लगा दिया। अब ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ये सिर्फ 2 एम्पियर पे काम करता है। तो आप खुद सोचो, जब इसके पास 5 एम्पियर का करंट पहुंचेगा तो ये इसको क्या कर देगा, इसको जला देगा, इसको खत्म कर देगा, हीट अप कर देगा, और ये इसके कंपोनेंट्स जो है वो फूक जाएंगे, आग लग जाएगी। पापा यही टीवी में किसने आग लगा दी, फ्रिज में कैसे आग लग गई? हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब खराब हो जाता है हम कहते हैं खराब, आग लग गई, आग मीन्स खराब हो गया। अब मान लीजिए, सपोज करिए, अगर मान लीजिए मुझे इसको सेव करना होता, मुझे इसको सेव करना होता, अगर ये 2 एम्पियर का करंट इसमें आना था और मुझे इसको सेव करना होता, तो आप मुझे क्या रिकमेंड करते? मैं कितने एम्पियर का फ्यूज लगाती? यहाँ पे आपके पास ये रेंज है, आप मुझे इस रेंज में से सिलेक्ट करके बताएं कि मैं यहाँ पे कौन सा फ्यूज यूज करूं ताकि मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो बच जाए। 1 या 2। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कहा। या तो आप 1 एम्पियर का लगा लें और 2 एम्पियर का। तो बेसिकली आप मुझे कहेंगे मैम 1 से बढ़िया 2 एम्पियर का लगाओ, क्योंकि 2 एम्पियर का सीधा करंट जाएगा, 2 एम्पियर पे ये काम करता है। अगर 2 से जैसे ही मान लो 2.01 भी होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा और आपका अप्लायंस सेफ हो जाएगा। क्लियर है बेटा? बिल्कुल, किसी को परेशानी फ्यूज के कॉन्सेप्ट में? चलिए, तो यहाँ पे लिखा है फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम। अब देखो इन्होंने एक एग्जांपल देके समझाया है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि कंज्यूम करती है 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, अ करंट ऑफ 1000/220 एम्पियर दैट इज। अब देखो मैं इसको अभी कराती हूँ, आप समझिएगा, ठीक है? इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल प्रेस के बारे में बात करी है, प्रेस है। अब इसकी पावर है बेटा, हर एक जो भी हमारा हीटिंग डिवाइस होता है उसकी पावर हमेशा गिवन होती है। तो पावर है इसकी बेटा कितनी, 1 किलोवाट। तो व्हाट इज द पावर? पावर इज 1 किलोवाट, मीन्स आई कैन से पावर इज इक्वल टू 1000 वॉट। मैंने आपको समझाया था कि जो पावर की एसआई यूनिट है वो वॉट में होती है, इसलिए हमेशा किलोवाट को किस में कन्वर्ट करें, वॉट। अब उसके बाद लिखा है कि ये जो इलेक्ट्रिकल आयरन है ये ऑपरेट हो रही है, मींस जो ऑपरेट भी है इसका 220 वोल्ट है। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि करंट बताइए, तो आपको फॉर्मूला पता है, यू नो द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पावर, V इंटू आई। ठीक है, बहुत बढ़िया, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अब देखिए आपके पास क्या क्या सामान है, आपके पास पावर है, आपके पास वोल्टेज है, आपके पास आई है, आपके पास करंट नहीं है, तो आप निकालिए। तो आई कैसे निकालेंगे, P/V करके। पावर आपको गिवन है 1000, V आपको गिवन है 220, 0 से 0 काट दो, 100 डिवाइडेड बाय 22। जल्दी से बताए क्या आंसर आएगा, यही आएगा 4.54 एम्पियर, जो आपकी बुक में भी दे रखा है। दिस इज गिवन 4.54, तो 4.54 एम्पियर इज द आंसर। इसका मतलब इस प्रेस के अंदर से या इस प्रेस के अंदर जो करंट जा सकता है मैक्सिमम, वो जा सकता है 4.54 एम्पियर। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, विल फ्लो इन द सर्किट, इन दिस केस अ 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे देखिए ये ऑपरेट होती है, मतलब चलती है 4.54 एम्पियर पे ये प्रेस काम करती है।
अब आप इसके लिए कौन सा फ्यूज यूज कर सकते हो, उन्होंने कहा है नियरली आप 5 एम्पियर का फ्यूज यूज कर सकते हो। 5 एम्पियर से ज्यादा का फ्यूज इसमें नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि 4.54 एम्पियर के सबसे ज्यादा जो नजदीक वो है फ्यूज है वो 5 एम्पियर का है। इसलिए यहाँ पे आप यू कैन मैक्सिमम यूज द 5 एम्पियर फ्यूज, उससे ज्यादा आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। इस पे बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ही ज्यादा, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको देखिएगा कैसे आएंगे इस पे क्वेश्चन, मैं अभी आज क्वेश्चन भी करा दूंगी इस पे। तो इलेक्ट्रिकल पावर पे क्या है, देखिए पावर का बेसिक फॉर्मूला P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, अब मैंने उस दिन जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें एक सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए बोला था। जरा पेज पलटिए और अपनी एक्सरसाइज खोलिए जहाँ पे ग्रीन कलर के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं 2-1, पेज नंबर 2-1 पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। तो इनमें से कौन सा जो टर्म है वो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब आपके पास पावर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अब आपको समझना है कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो सबसे पहला पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, पहला फॉर्मूला P इक्वल टू V इंटू आई। अब आप क्या काम करेंगे, पहले V को रिप्लेस करेंगे। V को कैसे रिप्लेस करेंगे, V इक्वल टू I इंटू आर बाय ओम्स लॉ। तो P हो जाएगा V की जगह हो गया I इंटू आर इंटू आई, मीन्स P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो पहला फॉर्मूला कौन सा था, द फर्स्ट फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू V इंटू आई। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पावर, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ पावर, जहां पे मैंने V को रिप्लेस करके I इंटू आर लिख दिया। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड वाले फॉर्मूले पे। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या होगा, बेसिक फॉर्मूला में I को रिप्लेस करिए। I की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, V अपॉन आर फ्रॉम द ओम्स लॉ। तो देखिए पावर क्या हो जाएगी, V की जगह V ही रखा जाएगा और I की जगह हो जाएगा V अपॉन आर। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये आपका थर्ड फॉर्मूला बन गया है पावर का। तो आप ये वाला फॉर्मूला इसे कहते हैं बेसिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आप दो और फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर और तीसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब आ जाइए पीछे, फिर दोबारा से पीछे आ जाइए इलेक्ट्रिक पावर के कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे आपके यही फॉर्मूले लिखे हुए हैं तीनों, आप जरा ध्यान से देखिए। आपके तीनों यही फॉर्मूले लिखे हुए ब्लू पेन से। P इज इक्वल टू V इंटू आई पहला फॉर्मूला ये रहा, फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मूला लिखा है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यही दिखा है बेटा देखिए। तीसरा फॉर्मूला ये लिखा है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, यही लिखा है। दिख गए आपको तीनों फॉर्मूले। ये कैसे आए हैं मैंने आपको ये भी समझा दिया, कहाँ से ये मैंने इन्हें जनरेट किया है। इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपसे बेसिक फॉर्मूला की हेल्प से ही तीनों को निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट में आया है द एसआई यूनिट, अंडरलाइन करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब बच्चों को क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट किलोवाट होगी, नहीं, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। तो क्या होती है वॉट। इट इज अ पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज अ 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो आप पावर को कैसे अगर देखिए बेटा, आपके पास फॉर्मूला है पावर का V इंटू आई, आपके पास फॉर्मूला है पावर का V इंटू आई। तो आप इसे कैसे आप यहाँ पे अगर 1 वॉट आ रहा है तो इसका मतलब आपके पास 1 वोल्ट होना चाहिए और आपके पास 1 एम्पियर होना चाहिए। इसका मतलब मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ डिवाइस हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, दैट्स मीन द पावर ऑफ दैट अप्लायंस इज 1 वॉट। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे भी 1 चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, यहाँ पे भी मुझे 1 चाहिए होगा और यहाँ पे भी मुझे 1 चाहिए होगा। ये वॉट है, ये वोल्ट है, ये एम्पियर है। तो मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगी, मान लीजिए ये मेरे पास डिवाइस है, मान लीजिए मेरे पास ये डिवाइस मान लो बल्ब, ये मेरे पास डिवाइस है। इस डिवाइस के अंदर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 वोल्ट का। दैट्स मीन द पावर ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज 1 वॉट। क्लियर, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। यस मैम।
चलिए अब ये भी हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे देखो, अंडरलाइन करो, ये पूरा लास्ट का जो पैराग्राफ है ना, जहाँ पे यहाँ पे लिखा था यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला सबसे लास्ट में है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। तो यहाँ पे अब आपको समझाया जाएगा कि जैसे आपने देखा होगा जब हर महीने आपका बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिकल बिल जनरेट होता है ना, तो उसमें यूनिट्स लिखी होती है कि आपने इस महीने 400 यूनिट्स यूज करी है, आपने इस महीने 200 यूनिट्स यूज करी है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया गया, उस पे अनगिनत काउंटलेस यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, द यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल, वॉट जो यूनिट है वो बहुत छोटी है। Therefore, in actual practice, we use a much larger unit called kilowatt. हर जगह अब मान लीजिए, सपोज करिए मेरा जो गीजर है वो 2 किलोवाट का है। ठीक है, अब मैं उसे 2000 वॉट लिखूं तो कुछ सही नहीं है, इसलिए वॉट एक छोटी यूनिट है, इसलिए हम वॉट को हटा के वी स्टार्ट यूजिंग द किलोवाट यूनिट। सिंस इट इज इक्वल टू 1000 वॉट, मैंने अभी आपको बताया 1 किलोवाट के अंदर 1000 वॉट होते हैं। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देयरफॉर वॉट। अब देखिए, अभी मैंने आपको ये कई सारे न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी समझाया था कि जो पावर होती है वो होती है एनर्जी अपॉन टाइम। समझाया था, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी मीन्स हीट, हीट अपॉन टाइम भी हो सकता है। तो एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम। समझ में आया, एनर्जी क्या है, पावर इनटू टाइम। अब पावर जो हमें, पावर अगर हम मान लीजिए इस एनर्जी की बात करते हैं और ये एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल बिल में बात कर रहे हैं, अपने बिजली के बिल में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पावर को लेंगे किलोवाट में और टाइम को लेंगे आवर्स में। तो ये आवर्स में, तो ये हो गया किलोवाट आवर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी जो उसकी यूनिट है, जिस यूनिट में हम बात करेंगे वो करेंगे किलोवाट आवर में, नॉट इन वॉट सेकेंड्स में, हम बात करेंगे किलोवाट आवर में। क्योंकि आप खुद बताएं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप चलाते हो, मान लीजिए आपने गीजर चलाया तो सेकंड्स में चलाते हो, पापा कहेंगे 5 सेकंड बाद बंद कर देना गीजर, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में बंद हो जाएगा गीजर है। अब मान लीजिए आपने एसी ऑन किया, मम्मी बोलेगी बस 10 सेकंड चलाइयो, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। 10 सेकंड चलता है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जब तक आप सो नहीं जाते, कमरा बिल्कुल चिल्ड नहीं हो जाता और आपकी हड्डियां बिल्कुल अकड़ नहीं जाती, जब तक आप कंबल में घुस नहीं जाते, जब तक एसी बंद नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो वो किस में चल रहा है, सेकंड्स में, मिनट्स में या आवर्स में? आवर्स में चल रहा है, नेचुरली है। इसलिए हमने यही बोला है, जो इलेक्ट्रिकल बिल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हम किलोवाट आवर में, हमारा एसी किलोवाट में चलेगा। ये थोड़ा ना हमारा एसी जी 25,000 वॉट का है, 25,000 वॉट बोलेंगे, 25 किलोवाट बोलेंगे, ठीक है। और टाइम आवर्स में, ये थोड़ा ना मम्मी बोलेंगी बस आज 5 सेकंड बस यूं टिच करा, बस बंद, ले हो गया, 5 सेकंड हो गए। घंटे घंटे चलता है, और तभी तो बिजली का बिल घूमता है गर्मियों में, तगड़ा वाला बिल आता है ना, एकदम से जैसे होते हैं ना नंबर आते हैं, मैथ्स में नंबर बताते हैं छुपा छुपा के, ऐसे ही बिजली का बिल देखा जाता है, 6,000 आया इस बार। और फिर अपना 2-3 दिन हम नियंत्रण रखते हैं अपने बिल पे, 2-3 दिन हम गर्मी में सोते हैं, फिर तीसरे दिन फिर एसी चालू हो जाता है हमारा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब मैं आपको कराती हूँ उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अच्छा, एक लास्ट चीज और है, जैसे कि एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल्स में, तो एनर्जी की एसआई यूनिट तो जूल्स में होती है, ये तो किलोवाट आवर में। तो आपको बेटा ये बात समझनी है, अगर मान लीजिए सपोज करिए मैं कहीं पे ये लिखती हूँ, 5 किलोवाट आवर, इसका मतलब 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। मान लीजिए अगर सपोज करिए आपका बिजली का बिल आया है 200 यूनिट्स, दैट्स मीन 200 किलोवाट आवर। और अगर मैं आपसे बोल लूं कि कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम करी है, तो आप इसको एनर्जी में कैसे निकालेंगे, 200 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल से। सही है, सही है। तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर को अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी आप लिख लें। अभी हम सारे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ये आप 10 बार बोलेंगे और मैं 200 बार आपसे पूछूंगी। इसको क्या पूछूंगी कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स ऑफ एनर्जी होती है, तो आप बोलेंगे मैम 3.6 इंटू 10 की पावर 6। 3 का डबल क्या होता है 6,
3 का डबल 6 होता है, 3 2 जा 6, तो 3.6 इंटू 10 के ऊपर फिर दोबारा से 6 आ जाएगा, तो 3.6 इंटू 10 के ऊपर दोबारा से क्या आ जाएगा 6। चलिए ओके, तो आपका अब मैं आपको कराने के लिए सबसे पहले आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12.13। चलिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं सीधा। यशु गिमी बेटा मत बोलो फिर। तो पेज नंबर 219, पेज नंबर 219 पे आपका जो एग्जाम्पल दे रखा है 12.13, इसको करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट। मेरे पास ये मेरा फ्रिज है एलजी का, और इसके ऊपर जो पावर लिखी है वो लिखी है 400 वॉट, ठीक है। ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे। हर रोज मैं 8 घंटे इस फ्रिज को चलाती हूँ, तो कितना कंजप्शन है 8 आवर्स पर डे। एक दिन में 1 डे 8 आवर्स, ठीक है। क्या है कि अगर मान लो यही फ्रिज मैं 30 डेज चलाती हूँ, 30 दिन, तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी बतानी है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी बतानी है। अगर आपको दे रखा है 1 किलोवाट आवर अगर आप यूज करते हो तो आपको 3 रुपीज देना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू ₹3। क्वेश्चन समझिए, पहले करने से पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हम नहीं कर सकते। सबसे पहले एक रेफ्रिजरेटर है, उसकी पावर आपको गिवन है 400 वॉट। उसका कंजप्शन आपको बता रखा है कि एक दिन में आप 8 घंटे ही चलाओगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप उसे 30 दिन तक यूज करेंगे। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी है। अगर कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर आपको 3 रुपए दे रखा है, तो सबसे पहला काम तो मेरा ये होना चाहिए कि मैं सबसे पहले ये पता लगाऊंगी कितने किलोवाट ऑफ एनर्जी ये यूज कर रहा है 30 डेज में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे? एनर्जी P इज इक्वल टू E अपॉन टी, फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। सबसे पहले यही फॉर्मूला है। अब आपको एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी क्या है? पावर इंटू टाइम। पर ये जो पावर है ये होनी चाहिए किलोवाट में और टाइम होना चाहिए आवर्स में। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप रेफ्रिजरेटर है या अगर आप एसी यूज कर रहे हैं तो ये पावर होनी चाहिए किलोवाट में। यहाँ पे किस में दे रखी है? वॉट में। तो मैं क्या करूंगी 400 डिवाइडेड बाय 1000 क्या हो गया? किलोवाट। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम। मुझे एनर्जी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो पहले एनर्जी तो निकालू, कॉस्ट ऑफ एनर्जी तो बाद में निकालूंगी। एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जो पावर है वो वॉट में दे रखी है, जबकि मुझे किलोवाट में निकालनी है। तो मैं 400 को 1000 से डिवाइड कर दूंगी ताकि मुझे किलोवाट में आंसर पता लग जाए। ठीक है, किलोवाट के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आते हैं टाइम। अब सारा रोल तो टाइम का है। अगर एक दिन में 8 घंटे तो 30 दिन में कितना? अगर 1 डे में 8 आवर्स तो 30 डेज में कितना? ये कितना है? यूनिटरी मेथड है। अगर एक अंडे की कीमत 8 रुपए तो 30 अंडों की कीमत कितनी होगी? 8 मल्टीप्लाई बाय 30 अंडे। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 30 मीन्स 240 आवर्स। इसका मतलब 240 घंटे चलेगा 30 दिन में। 30 दिन में ये मेरा फ्रिज कितने घंटे चलेगा? 240। तो यहाँ पे आएगा 240 आवर्स। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं बेटा। पहले न्यूमेरिक 400 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 240 को एक तरफ ले लेते हैं, किलोवाट आवर लिख देते हैं साइड में। चलिए काटिए पीटिए, तीनों जीरो से उड़ा दो, तो आ गया आपका आंसर। एनर्जी आ गई 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 9, 96 किलोवाट आवर। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया? अब आपको क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर ₹3 दे रखी है। तो 96 किलोवाट आवर की कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे 96 किलोवाट आवर की निकालने के लिए आप 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 96 से।
आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 6 18 1 288 रुपीज। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए बहुत अच्छा। तो मैं अब एक दो क्वेश्चन आपको अपनी बुक से करा देती हूँ बेटा, उसको करिए। चलिए तो एक बार देखिए किस तरीके से हम करेंगे, एक बार इसको देखिए प्लीज, पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको अब कॉन्सेप्ट समझाती हूँ इधर पे, जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा। दिस इज द पार्ट फॉर द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ओम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है V इज इक्वल टू I इंटू आर। आप उसको लगाएं पहले। अब देखिए V के नीचे अगर मैं R लिखती हूँ तो वो I के बराबर है, ये आप जानते हैं। अब आप देखिए I और R में क्या रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I एंड R? क्योंकि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दे रखा है और यहाँ पे हमसे करंट के बारे में पूछा है, तो इसका मतलब हमें I और R के बीच का रिलेशन बताना चाहिए। तो I और R का बीच का रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर आप R को बढ़ाओगे तो करंट कम होगा। हेयर I एंड R आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स कहने का मतलब है, मीन्स अगर आप R बढ़ा रहे हो, इफ यू आर इंक्रीजिंग R, दैट्स मीन I इज डिक्रीजिंग। इफ यू आर डिक्रीजिंग R, दैट्स मीन यू आर इंक्रीजिंग I। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यूज करते हैं। अब आप मुझे बताओ, इधर देखो, पे अटेंशन। अब यहाँ पे मिनिमम बोला गया है। मिनिमम का मतलब सबसे कम से कम। कम से कम, कम से कम कब होगा? ये कम से कम है ना, डिक्रीज हो रहा है ना, कम से कम जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। मिनिमम करंट का मतलब है, मिनिमम करंट कब आएगा? मिनिमम का मतलब है व्हेन मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस केस में होता है? इन केस ऑफ सीरीज। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं आपके पास यही रजिस्टर उठाती हूँ। एक है 5 का और एक है 10 का। अगर मैं इसको सीरीज में जोड़ती हूँ तो सीरीज में जुड़ने के बाद इनका जो इफेक्टिव या टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 5 + 10 दैट इज 15 ओम। और अगर मैं इनको पैरेलल में जोड़ती हूँ तो उस केस में इनका जो टोटल या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1/5 + 1/10। 10 इज द एलसीएम। 2 + 1 3/10। ये हो गया 1/R और R की वैल्यू आ जाएगी 10/3 दैट इज 33.33। आप खुद बताओ 15 ज्यादा है या 3.33? आपको बताना है 15 ज्यादा है या 3.33। ऑब्वियस है 15 इज मोर देन 3.33। तो आप खुद बताएं किस केस में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस निकलता है? सीरीज के केस में। इसका मतलब अगर मिनिमम करंट है तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए। व्हेन मैक्सिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए तो उस केस में आपको किस में लगाना है? इनको किस में लगाना है? सीरीज। किस में लगाना है? सीरीज। अब आ जाते हैं मैक्सिमम करंट पे। तो मैक्सिमम करंट कब होगा? जब मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। व्हेन मिनिमम रेजिस्टेंस। और मिनिमम रेजिस्टेंस किस केस में होता है? पैरेलल। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चले तो अब हम दोनों ही केसेस में हाउ वी कनेक्ट द रेजिस्टर्स, मैंने लिख दिया सीरीज में। और यहाँ पे कैसे करोगे? इसमें मैक्सिमम में, पैरेलल में। दोनों लग चुके हैं, दोनों का रेजिस्टेंस भी आ चुका है। एक का 15 है और एक का है 10/3। ठीक है, अब आपको दोनों के ही करंट निकालने हैं। तो I का फॉर्मूला क्या है बेटा? I इज इक्वल टू V/R। I इज इक्वल टू V/R। अब आप जानते हैं V क्या है? 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 डिवाइडेड बाय R। R इज 15। आंसर आ जाएगा 2/5।
यहाँ पे ये आ जाएगा एम्पियर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका V कितना है 6 डिवाइडेड बाय R, R इज 10/3, 10/3 मीन्स 3/10, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3/10 मीन्स 18/10 मीन्स यहाँ पे आएगा 1.8 एम्पियर, और यहाँ पे आप आ जाएगा 0.4 एम्पियर। समझ में आ रहा है? अब आप खुद देखिए, यहाँ पे सिर्फ 0.4 है मीन्स मिनिमम आ गया करंट, और यहाँ पे आ रहा है 1.8, ये आ रहा है आपका मैक्सिमम करंट। सबको क्लियर है या नहीं? यस मैम। यस मैम। सबको क्या? अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ना, अब आप ये लगाइए, मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस कराऊंगी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, कम से कम 50 तो होंगे। उसमें कई बार आएगा ये केस मिनिमम करंट और मैक्सिमम करंट, तो आप फटाफट समझ जाएंगे कि मिनिमम का मतलब है उल्टा मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम मैक्सिमम, जैसे अप डाउन, ठीक है, अप डाउन होता है ना, जैसे दिन रात, गोरा काला, बुरा अच्छा, तो ऐसे मिनिमम मैक्सिमम क्या कर रहे हैं हम, अपोजिट, ठीक है। करंट रेजिस्टेंस याद रखना है, करंट रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसे ये काला गोरा, करंट रेजिस्टेंस, तो ये बिल्कुल आपको रट जाने चाहिए, आप बिल्कुल सोचने में अपना टाइम ना वेस्ट करें। और उसके बाद ये भी आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम में क्या होता है, सबको ऐड कर दो, एक के पीछे एक लगा दो मीन सीरीज, और मिनिमम का मतलब है एक के नीचे एक लगा दो मीन्स पैरेलल। बस ये फटाफट आपको करना है और आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, कल भी मैं आपको यही कराऊंगी, इस पूरे वीक मतलब 2 क्लासेस मेरी आपकी फिजिक्स की ही होगी, नेक्स्ट वीक से लेंगे हम केमिस्ट्री का, ठीक है। अभी मैथ्स नहीं कराऊंगी, अभी मैं सिर्फ ये कराऊंगी फिजिक्स, ठीक है। चलो कल मिलते हैं बेटा, कोई होमवर्क नहीं है, चलिए बाय।